अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? प्लीज़ जल्द से जल्द मुझे बताएं। मुझे एक भी कमेंट नहीं मिला है। आप सब लोगों को मेरा सलाम। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? बहनें ऊपर आ रही है आप भी। नावेद सिद्दीकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मैंने आप लोगों को ऊपर लिख चुकी हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको सेव करके रखना है। वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ। इंडियन मीडिया जो आज एक आतंकवादी का काम कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान AK-47 लेके या कोई हथियार लेके किसी को मारने चले जाए, ज़रूरी नहीं है। मेरे मुल्क का, मेरे देश का दुर्भाग्य है कि हर कोई इंडियन मीडिया के कुछ ऐसे चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स, जो हिंदू मुसलमान के सिवा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सिवा कोई न्यूज़ नहीं छापना चाहते। इनको पता ही नहीं है कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस को इन लोगों ने सीधा मरकज़ से जोड़ दिया, जबकि मैं आपको एविडेंस देती हूँ। देखिए, ABP में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि न्यूज़ ना दिखाएं, लेकिन शब्द कैसे यूज़ करते हैं ये, जिससे अहंकार में आके लोग झगड़े करें, हिंदुस्तान में मारा मारी हो जाए और झगड़े हो जाए हिंदू मुसलमान के। अरे इनको तो ये भी पता नहीं है कि कोरोना वायरस से बचना कैसे है, कोरोना वायरस की दवा बनी नहीं बनी, कोरोना वायरस है क्या, कोरोना वायरस आया कहाँ से। इन्होंने तो उसकी जाति निकाल दी। उन्होंने कहा निज़ामुद्दीन मरकज़ यानी मुसलमान, क्योंकि इनको पता है ये जब तक के मुसलमान का नाम नहीं लेंगे इनका पेट नहीं भरेगा और ना इनके टीवी के प्रोग्राम को इनको TRP मिलेगी। ABP न्यूज़ की मैंने एक न्यूज़ देखी थी जिस पे लिखा था 400 लोग वैष्णो देवी में फंसे हैं। जी हाँ, क्योंकि लॉकडाउन हो गया और फंसे हैं। मैं भी मानती हूँ, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन, माँ बाप सब फंसे थे वहाँ पे, अभी भी फंसे हैं, उनको अभी तक भी नहीं निकाला गया। लेकिन जब तबलीगी जमात के मरकज़ की बारी आई तो इन्होंने क्या लिखा, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। तबलीगी जमात के मरकज़ कांड से बड़ा कोरोना का संकट, यानी मरकज़ में बैठ के कांड किया जा रहा है, इनका कहने का मतलब है। और वैष्णो देवी में लोग फंसे हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्या इन्होंने अभी तक ये पूछा कि 30 जनवरी की 30 तारीख को टोटल केसेस हमारे हिंदुस्तान के 1834 है। मैं रिकॉर्ड बता रही हूँ आपको, लाइव मिंट, आप लोग लाइव मिंट डालें और जनवरी की 30 तारीख को टोटल कितने केसेस थे कोरोना वायरस के वो देखें। कोरोना वायरस में 30 जनवरी को केरला में त्रिशूर 437 न्यू केसेस आए थे, हैव बीन रिपोर्टेड पास्ट 24 आवर्स, लास्ट 24 आवर्स, 24 घंटे में 437 हो गए थे और टोटल केसेस थे 1834, 1800 पार कर चुके थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ पूरी चीज़ें।
कहाँ कहाँ क्या हुआ, कौन कौन सी तारीख को क्या हुआ। निजामुद्दीन मरकज को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, बदनाम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तारीख में आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं फ़िलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद तारीख आगे पीछे होगी। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को ट्वीट किया था, जो ट्वीट मेरे पास भी है। उन्होंने कहा था और उन्होंने यही कहा था कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर सोचे और देखे, काम करे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ, 13 मार्च को हेल्थ इमरजेंसी थी, नहीं सॉरी, इन्होंने कहा था 13 मार्च को एक मैसेज वायरल किया था कि 13 मार्च को हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। ये 13 मार्च की बात हो रही है, जबकि राहुल गांधी ने 12 तारीख को कहा था। मैंने आपसे कहा है 30 जनवरी को हमारे पास 1834 केसेस थे। मीडिया वालों से मैं पूछना चाहती हूँ कि मार्च 13 से लेकर 15 तारीख तक निजामुद्दीन मरकज में लोग आए थे और ये प्री प्लान्ड होते हैं कि कभी एजुकेशन होगा, कभी लोग एक दूसरे से मिलेंगे, कभी कैडर्स कहाँ से आएंगे। और निज़ामुद्दीन मरकज़ की सबसे पहले एक ख़ास बात मैं बता देना चाहती हूँ, तबलीगी जमात की, ये जो 3000 4000 चिल्लर लोगों पे जो इतना बड़ा बवाल कर रहे हो ना, पहली बात तो मीडिया को मैं बता दूँ, तुम बेवकूफ़ हो। एक एक तबलीगी जमात में कम से कम, मेरे अंदाजे से कम से कम बता रही हूँ, 10-20 लाख तो ऐसे ही जमा होते हैं लोग। और मरकज के अंदर तो डेली कम से कम, जैसे गुरुद्वारा में सिखों के यहाँ आप 24 घंटे कभी भी जाओ, आप कितने भी भूखे क्यों ना हो, गुरुद्वारा खुला रहेगा, आप रह सकते हैं, आप वहाँ पे आराम से स्टे कर सकते हैं, आराम से आप आधी रात को भी जाओ तो खाना खा सकते हैं। उसी तरह मरकज में 1000 2000 3000 का डेली वहाँ पे गेट टुगेदर है। डेली लोग आते हैं, लोग जाते हैं। जो दिल्ली आता है वो तबलीगी जमात मरकज़ में जाते हैं। और सबसे हाईएस्ट गैदरिंग 50 लाख अबोव है मरकज़ वालों की, निज़ामुद्दीन मरकज़ तबलीगी जमात की हाईएस्ट 50 लाख अबोव। मामूली बात नहीं है। आज तक आपने कभी ये सुना पिछले 100 साल से निज़ामुद्दीन मरकज़ के बारे में कि 50 लाख जमा हुए और किसी ने भी कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई हो? कभी सुना है? मुझे लाके दें आप। कभी ये सुना है कि प्रशासन ने उनके तबलीगी जमात वालों को पकड़ा और अंदर किया, या उनके ऊपर कोई गुनाह साबित हुआ, या उन्होंने कोई कानून हिंदुस्तान का तोड़ा? मैं कहती हूँ कभी नहीं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होती है तबलीगी जमात, ये पूरे वर्ल्ड में होती है। पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोग पूरे वर्ल्ड जाते हैं, उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के लोग हिंदुस्तान में फ़ख्र से, मैं कहती हूँ फ़ख्र से, तबलीगी जमात मरकज़ में आते हैं। रही बात, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ तबलीगी जमात से गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाता है, कितना क्या जाता है, क्या किसी को पता है? गवर्नमेंट को क्या फ़ायदे हैं? तबलीगी जमात में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके वीज़े खरीदे जाते हैं इंडिया आने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के सबसे ज़्यादा विजिटर तबलीगी जमात के लिए आते हैं। इंडिया में क्या फ़ायदे हैं मरकज़ के? तबलीगी जमात में लोग बाहर से आते हैं, ट्रांसपोर्ट, वो भी एरोप्लेन से। आप सोच सकते हैं कितनी टिकट बिकती होगी, कितनी करोड़ों की। वो हमारे गवर्नमेंट को प्रॉफिट देती है। हमारे जितने भी एयरपोर्ट है उसके टैक्स हमें मिलते हैं। 10 लाख 50 लाख लोग बाहर से आए, क्यों? क्योंकि हमारे भारत को पैसा मिलता है। टिकट से लेके, अगर कोई रिक्शे वालों के फ़ायदे होते हैं, टैक्सी वालों के फ़ायदे होते हैं, होटल्स के फ़ायदे होते हैं, जो जहाँ पे स्टे करता है वहाँ के फ़ायदे होते हैं। जब
आप तबलीगी जमात के बड़े बड़े मैदान में टेंट लगते हैं, जो भी होता है वहाँ पे खाना खिलाने का प्रोग्राम होता है, वहाँ पे बाथरूम बनते हैं, वहाँ पे टेंट लगते, कितनों को प्रॉफिट है मुझे आप बताओ। यहाँ से सीधी सीधी बात कर रही हूँ, एक इंसान मरकज का, तबलीगी जमात का, आपको पहले समझना पड़ेगा कि तबलीगी जमात में किस लिए इतने लोग मिले। क्योंकि हम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी की बात पे अटल है। नरेंद्र मोदी ने कहा था, माफ कर दीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, कि जो जहां है वो वहीं पे रहे, कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। अब तबलीगी जमात ने फिर भी जैसे तैसे जो भी इनसे बन पड़ा, मरकज वालों ने पुलिस से सहायता मांगी या जो भी की। मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहती हूँ, एफआईआर करेंगे आप, एफआईआर करेंगे केजरीवाल साहब। मैं केजरीवाल साहब, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देखें ना ये, तो आपको पता चलेगा। मैंने हमेशा आपके बारे में बहुत बात की है। मैंने ये भी कहा है कि मुझे अगर पूरे हिंदुस्तान में सीएम पसंद है तो केजरीवाल साहब, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मैंने एक वीडियो देखा था अलका लांबा जी का, जो आपकी पार्टी छोड़कर वो चली गई थी राहुल गांधी के साथ, यानी कांग्रेस के साथ। उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि केजरीवाल जी की जो आप पार्टी है ना, वो बी पार्टी है, यानी सेकंड बीजेपी है। मुझे यकीन नहीं हुआ था। केजरीवाल साहब, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि आपके जो काम है सराहने लायक है। ना उसमें हिंदू है ना मुसलमान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एजुकेशन पे, हेल्थ पे, गरीबों के लिए, राशन पे, लाइट के लिए बहुत सुविधा, बसों पे लेडीज़ को फ्री टिकट्स, बहुत। मैं आपकी सुविधा गिनाने बैठूँ ना तो मेरी पूरी रात निकल जाए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब 30 तारीख को 1834 रिकॉर्ड होने के बाद भी, केजरीवाल साहब आप एक एजुकेटेड पर्सन है, इसके लिए मैं आपको पूरी डिटेल में बताना चाहूँगी। इतने होने के बाद भी क्यों इमरजेंसी लागू नहीं हुई, क्यों हिंदुस्तान को लॉकडाउन नहीं होना पड़ा। हिंदुस्तान को इसके लिए लॉकडाउन नहीं होना पड़ा कि WHO कोरोना वायरस का दवा निकाल रही है, इंजेक्शन, वैक्सीनेशन निकाल रही है। उन्होंने ये पूरे वर्ल्ड में कह दिया था WHO ने कि अगर जो लॉकडाउन नहीं करेगा, कम से कम 14 दिन से 28 डेज, 30 दिन पकड़ लीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस जब होता है ना तो उसकी सिम्टम्स थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, उसके बाद 14 दिन लगते हैं उसका पॉजिटिव आने के लिए। ये कनिका कपूर जो भी है, सिंगर हैं बेचारी, उनको भी अब 5वीं बार भी पॉजिटिव आया। वो भी तो बाहर से आई थी, ब्रिटिश के प्रिंस से मिलके आई थी जी, जो वो भी पॉजिटिव थे। वो भी तो कई MLAs और MP और CM से मिली थी। तो कनिका कपूर कितनों को रोक देते हुए आई है वो कोरोना वायरस। प्लस 16 मार्च को हिंदू महासभा ने, 16 मार्च को, हाँ मैं केजरीवाल साहब से पूछ रही हूँ, 16 मार्च को हिंदू महासभा ने एक पार्टी की थी, उसको गौमूत्र पार्टी थी। उन्होंने शायद गौमूत्र पिया है या गोबर खाया है, पता नहीं, उस पार्टी का नाम था, हमें नहीं पता, उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। लेकिन गौमूत्र पार्टी का मतलब मुझे जो समझ में आया है, मूत्र पीना, पेशाब पीना गाय का, और गौ का जो भी है, क्या कहते हैं लोग, गोबर खाना, शायद, मुझे नहीं पता। कोई मेरा हिंदू भाई अगर गौमूत्र पार्टी को जानता है तो प्लीज़ मुझे बता देना, नाराज़ नहीं होना, मैं नहीं जानती इस चीज़ को। लेकिन ये हिंदू महासभा की 16 मार्च को एक पार्टी हुई थी। अब सुनते जाइए, आप भी, केजरीवाल साहब भी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, आप भी सुनिए। मार्च 16 को देवरी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन टू क्लोज ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, 16 मार्च को। लेकिन फिर भी हिंदू महासभा की पार्टी होती है। 17 मार्च को 40,000 विजिटर्स टू त्रिपुति, क्या कहते हैं इसे, तिरुपति, ओके, तिरुपति,
मार्च 18 को 40,000 विजिटर्स टू तिरुपति। अभी मुझे ये बताइए ना, किस पे फिर आप एफआईआर करना चाहिए केजरीवाल साहब? मरकज पे कीजिए, दबा के एफआईआर कीजिए आप। मार्च 18 का भी बता दिया मैंने, मार्च 19 को बताती हूँ। तिरुपति में क्लोज्ड, तिरुपति वॉज क्लोज्ड, पीएम अनाउंसेस जनता कर्फ्यू ऑन 22 मार्च। ओके, जनता कर्फ्यू में भी मैं अब एक और सवाल पूछती हूँ, केजरीवाल साहब से ही पूछूंगी, क्योंकि यहाँ पे भी केजरीवाल साहब, मैं जानती हूँ कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी एक कम्युनिटी के लिए, और वो भी एक मरकज पे जिससे इतना प्रॉफिट होता है हिंदुस्तान को, उसके ऊपर एफआईआर करना कुछ समझ में नहीं आया केजरीवाल साहब। जब दंगे हुए थे, इतने दंगे हुए आपके पास केजरीवाल साहब, कपिल मिश्रा पे तो अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ जिसने इतने दंगे भड़काए। मैं समझ रही थी अलका लांबा जी जो पार्टी जो दूसरी ज्वाइन की है, शायद इसके लिए अपने अपोजिशन आप पार्टी को बी पार्टी कह रही है, लेकिन अभी शक जाहिर हो रहा है, अभी पता चल रहा है, क्योंकि दिमाग में आ रहा है 2014 में केजरीवाल जी सीएम बनते हैं और वहीं पे हमारे बीजेपी वाले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। अब ये बताइए मुझे कि जो कर्फ्यू लगाया था 22 मार्च को, तो नरेंद्र मोदी जी पे भी एक एफआईआर करवा देते आप, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो। हालांकि उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने इतना कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि हमारे लिए जितने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जितनी पुलिस प्रशासन, आर्मी, हमारे जो भी देश की है, जो अपने लिए इतना टाइम देती है, उसके लिए अपने छतों पे जाकर, टेरिसों पे जाकर, अपनी गैलरी में जाके आप थाली थोड़ी सी बजा दें, थाली भी बजा दे, ताली बजा दे, घंटी बजा दे, बहुत अप्रिशिएबल बात थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी माफ कीजिएगा, आपको ये समझ में नहीं आया कि अब गधों के सामने, आप गधों को समझा रहे थे, गधों को, कि थाली और थाली बजाना। इन लोगों ने तो करोड़ों के पूरे मोहल्लों में हजारों जमा करके थाली बजाए, डांस किए। उसी बीच में तो मेरे को ऐसा लगता है कोरोना भी नाच रहा था। अरे वाह, मेरा तो वेलकमिंग हो रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ केजरीवाल साहब से, क्या आप अभी नरेंद्र मोदी जी पे भी एफआईआर करेंगे? क्योंकि आपकी इतनी हिम्मत है कि आप मरकज के जो भी वो प्रेसिडेंट है उनको, मौलाना साहब को आप एफआईआर कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्या इतनी हिम्मत है कि जो हिंदू महासभा ने गौमूत्र पार्टी रखी उसके ऊपर एफआईआर हो? अभी लास्ट इलेक्शन का, अभी जो ये लोग अपनी, मुझे पता नहीं अभी कहाँ हुआ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं हूँ। मार्च में सरकार बनाई किसी एक स्टेट में, वहां पे भी हजारों की भीड़ थी, तो क्या आप वहां पे एफआईआर नहीं करवाएंगे केजरीवाल साहब? क्योंकि हर एक बंदे के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, चाहे वो मैं क्यों ना हूं, चाहे वो केजरीवाल साहब क्यों ना है, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि संविधान सबके लिए एक है, चाहे हम जैसे फकीर हो, चाहे आप जैसे सीएम हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, संविधान और कानून हमारे लिए उतने ही मायने रखता है जितना एक गरीब और एक अमीर के लिए रखता है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान की जा रहा है। अरे मुश्किल नहीं है हिंदू मुसलमान करें, लेकिन किसी ने ये बताया अभी तक कि आज इतने हजारों लोग इतने 100 मील 200 मील पैदल जा रहे हैं? सबसे पहले बात तो कोरोना वायरस उसके ऊपर होता, अटैक करता है जिसकी हेल्थ अच्छी ना हो। कोरोना वायरस 50+ की मौत डेफिनेटली है अगर वो एडमिट होता है तो, क्योंकि मैं बता रही हूँ इम्यूनिटी कम होने से बिल्कुल भी कोरोना वायरस को आप झेल नहीं पाओगे। यहाँ तो ऐसी वेलकमिंग की कर्फ्यू में जैसे इनके दामाद की वेलकमिंग हो रही है कि आ बेटे आ बेटे आ, ले ताली बजा, ले थाली बजा, ले घंटी बजा, ले शंख बजा, ले बजा। मेरा दामाद आ रहा है भाई, मेरे बेटी का होने वाला दामाद आ रहा है, कोरोना उसका नाम है,
इन लोगों ने इतनी तरीके से गरबा तक खेला, इन्होंने डांडिया तक बजाया, इन्होंने क्या नहीं किया। मेरा ये बोलने का मतलब है, सीधी सरल बात करती हूं कि जब प्रधानमंत्री की बात को ये लोग इस तरीके से ले सकते हैं, तो एक मरकज का मौलाना प्रधानमंत्री की, रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री की बात को अगर अपने सर आंखों पे लगता है, तो मैं वैसे मौलाना को सलूट करूंगी और ऐसे बेवकूफों को चप्पल लेके मारूंगी जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लोगों को उनको अप्रिशिएट करना है, हमारी पुलिस प्रशासन को, हमारे डॉक्टर्स को, और ये लोग कोरोना वायरस अपने अंदर ही फैला रहे हैं। मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था, मैंने मस्जिदों में जो जा रहे थे उनको भी मैंने बहुत बुरी तरीके से इस वीडियो में कहा था कि मस्जिदों में क्यों जा रहे हो। मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैंने कहा था कि मस्जिदों में ना जाएं, ये आपकी गलती है, आप अपने आप को घरों में बंद रखें। यहाँ पे रिलीजन की बात ही नहीं है। कोरोना वायरस किसी भी रिलीजन को नहीं करेगा। अगर मुसलमान से कोरोना वायरस फैला होता तो इटली में कौन कोरोना वायरस फैलाने के लिए, चाइना के वुहान से कोरोना वायरस आया है तो कौन गया था। जबकि मैं नरेंद्र मोदी साहब का फिर से नाम लूंगी, प्राइम मिनिस्टर साहब कौन सी तारीख को हमारे इधर ट्रम्प साहब कब आए थे, अगर आपको याद होगा तो मेरे ख्याल से 24 फरवरी को ट्रम्प साहब हिंदुस्तान आते हैं। 24 फरवरी को, मेरी जहां तक के मेरा दिमाग में तारीख है, 24 फरवरी को ट्रम्प साहब हिंदुस्तान आते हैं। उस वक्त भी मैं आपको फिर याद दिला दूं, 30 जनवरी को 1834 केस ऑलरेडी रिपोर्टेड थे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के। कोरोना वायरस मार्च में नहीं फैला है, कोरोना वायरस वर्ल्ड में चाइना में सितंबर से फैलना शुरू हुआ, लेकिन उसके डॉक्टर्स को भी मार दिया गया, उसके डॉक्टर्स को भी तिहाड़ी जेल जैसे जेल में बंद किया गया ताकि वो इन्फॉर्म नहीं करे लोगों को, वो सोशल मीडिया पे वायरस के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोले, क्योंकि इससे चाइना की इकोनॉमी नीचे आएगी। आज चाइना की इकोनॉमी ही नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे आ चुकी है। मेरा एक ही सवाल है कि हिंदुस्तान की मीडिया से, कि जिस दिन अगर हिंदुस्तान की जनता, हिंदू और मुसलमान एक साथ होकर चप्पलों से अगर तुम्हारा स्वागत नहीं करोगे तो मेरा नाम बदल के रख देना तुम, और ये आने वाले कल में तुमको पता चलेगा कि किस तरीके इसमें सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है। मैं प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इकोनॉमी बढ़ानी है, आपको देश को आगे ले जाना है, तो चाइना भी हमसे ज्यादा पब्लिक है चाइना में। मैं आपसे कहना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी, आप करने बहुत कुछ आए थे, लेकिन हमारे दिलों में अगर जहर किसी ने भरा है तो हिंदुस्तान के नेशनल मीडिया ने हमें बताया है कि नरेंद्र मोदी अच्छा आदमी नहीं है, नरेंद्र मोदी एक कातिल है, नरेंद्र मोदी मुसलमान का दुश्मन है। मैं आपसे कहती हूँ, ये मैं जहां तक हर चीजें आपसे कह रही हूँ, ये मैंने मीडिया से सीखा है, मुझे मीडिया ने बताया है, मुझे मेरे माँ बाप ने नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी क्या है, मुझे मीडिया ने बताया है, मुझे मीडिया ने समझाया है। मेरे दिल में जहर अगर हिंदुओं के खिलाफ किसी ने भरा है तो मुसलमानों ने नहीं, मुझे हिंदुस्तान की मीडिया ने भर के बताया है कि हिंदुस्तान में तेरा अगर कोई दुश्मन है तो वो है हिंदू, कट्टरवादी, भगवाधारी। मुझे ये हिंदुस्तान की नेशनल मीडिया ने बताई है। मैं जहां तक के हर एक बात आपसे कह रही हूं, अगर आप कहोगे कुरान उठाने के लिए, मेरे लिए दुनिया में इस्लाम और कुरान और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं है। मैं इन सब की कसम खा के कहती हूँ कि मेरे दिल में अगर आज तक भी जहर भरा था तो मुझे हिंदुस्तान की मीडिया ने जहर भरा था। अब मुसलमानों के, हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ मेरे दिल में जहर, होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ मेरे दिल में जहर भरने वाला और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का नेशनल मीडिया है। उसी तरीके से मैं दावे के साथ कहती हूं कि हम 30 करोड़ मुसलमानों के दिल में आप लोगों के खिलाफ नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के
बारे में जहर भरने वाला, होम मिनिस्टर अमित शाह के बारे में हमारे दिलों में जहर भरने वाला कोई और नहीं, नेशनल मीडिया है आपका, हिंदुस्तान का नेशनल मीडिया है। अगर आप चाहते हैं ना, मैं आपके सामने 30 करोड़ मुसलमानों को लेकर आती हूँ। अगर आपकी इकोनॉमिक बढ़ानी है तो हम सबको साथ में लेके चले। मैं आपसे कहती हूँ, आपको वोट की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये साबित कर दीजिए कि ये जो भी तुम्हारे दिल में जहर भरा है, ये सारी वल्गराइली बातें हैं मेरे खिलाफ। आप लोगों से मिले, आप मुसलमानों को देखें, मुसलमान आज भी हिंदुस्तान के लिए उतना ही सच्चा निकलेगा जबकि 1947 में निकला था। आज भी मुसलमान वही है जो 1947 में जिसने गांधी का साथ दिया था, हमारे गांधी जी का साथ दिया था। आज भी मुसलमान वही है जो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साथ दिया था 1947 में। वही मुसलमान आज भी अपने दिल में प्यार रखता है जो 1947 में अपने सर कलम करवा दिए, लेकिन पाकिस्तान में आजम साहब के साथ नहीं गए। मैं पाकिस्तान का नाम लेना ही नहीं चाहती, लेकिन हमें आपको बताना होगा नरेंद्र मोदी जी के मुसलमान के किसी के दिल में आपके खिलाफ जहर नहीं है, लेकिन जहर भरने वाला अगर कोई है तो नेशनल मीडिया है। और ये वीडियो मेरा सेव करके रखना, कुछ दिन में पूरा हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान, पूरा कट्टरवादी भी हिंदू क्यों ना हो, उठेगा और इन मीडिया वालों को पकड़कर जेलों में ठुसेगा या इनके ऊपर एफआईआर करेगा या इनके ऊपर केस करेगा, क्योंकि ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। यहाँ पे नेताओं की अब जरूरत नहीं है, यहाँ पे अब किसी की जरूरत नहीं है। अब हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए चाइना की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान पे अगर यहाँ पे वार करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को बर्बाद और पूरी तरीके से तबाह करने वाला अगर कोई है तो देश में ना हिंदू है ना मुसलमान है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल मीडिया है। और मैं जहाँ तक समझती हूँ, अगर मुसलमान 30 करोड़ हैं हिंदुस्तान में, तो मैं शपथ लेती हूँ, मैं आज ये कहना चाहती हूँ आप लोग से कि आज से मैं कोई मीडिया चैनल नहीं देखूंगी। और मैं असदुद्दीन साहब से, जिनके 30 करोड़ फॉलोअर है, उनसे भी कहना चाहती हूँ कि एक बार अपनी जबान से ये कह दो कि जो मेरा फॉलोअर है वो इंडियन नेशनल मीडिया को बिल्कुल भी ना देखे। मैं मरकज के मौलाना से कहना चाहती हूँ, जिनके एक बुलाने पे तबलीग में 50 का लाख जो बंदे आ जाते हैं, एक बार मौलाना कह दे बस अपनी जबान से कि मीडिया को बिल्कुल भी ना देखे, अनसब्सक्राइब कर दे सबको, इनके चैनल बंद हो जाएंगे। याद रखना। उसी तरीके से मैं हिंदुओं से कहना चाहती हूँ, मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहती हूँ, इस देश में ना खतरा हिंदू को मुसलमान से है, ना मुसलमान को हिंदू से है। अगर खतरा किसी को है तो बस नेशनल मीडिया से है। अगर मैं होती, अगर इस देश में मेरे हाथ में कानून होता और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती तो नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान का मीडिया को लॉकडाउन करती, ना कि हिंदुस्तान को। इन्होंने ये तक नहीं पूछा कि लॉकडाउन होने के बाद राशन कितना पहुंचाएगी गवर्नमेंट, इसकी सहूलत कैसी होगी, यहाँ पे डॉक्टर को सहूलत क्या दी जा रही है, हिंदुस्तान के जो गरीब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं ये नहीं बताना चाहते कि वो कैसे पहुंच रहे हैं। हम जैसे सोशल मीडिया वाले इस पर आकर हमारी सारी राय रखते हैं, लेकिन नेशनल मीडिया को सिर्फ यही चाहिए कि बस हिंदू और मुसलमान करे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं कहती हूँ तुम एक बात की औलाद नहीं हो, और वो औरतें तुमसे तो अच्छी, तुम वो औरतें चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, रूबिका मैं तुझे भी कहती हूँ, तुझसे अच्छी तो वो तवायफ है जो अपना जिस्म बेच के अपने बच्चों का पेट भरती है, जो अपने माँ बाप और भाई बहन का पेट भरती है। रूबिका, ये मैं तुझे खुले अल्फाजों में कहती हूँ कि थोड़े से पैसों के लिए तू इस्लाम को और हिंदुइज्म को तूने पूरी तरीके से आग लगा दिया। आज भी गुरुद्वारा में 150 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन ये तुम लोग दिखाओगे नहीं। तुम ये कहोगे कि मरकज में कांड हो रहा है कोरोना वायरस का, तुम ये दिखाओगे, लेकिन तुम ये कभी नहीं दिखाओगे। सारी मीडिया की लेडीज से कहना चाहती हूँ जो हिंदू मुसलमान को तोड़ के रखना चाहती है, तुम सबसे अच्छी तो वो रेड लाइट की तवायफ है, तवायफ जो जिस्म नंगा करके अपने आप को बेचती है कुछ पैसों के लिए।
क्योंकि अपने बच्चों का पेट पाल पाए, अपने माँ बाप का पेट पाल पाए। अरे तुम जलील औरतें, तुम तो उसके भी काबिल नहीं है। अरे तुम उस हिजड़ों के भी काबिल नहीं है जो थाली बजा बजा के हमारे हिंदुस्तान में पैसा कमाते हैं। तुम तो उससे भी गिरी हुई हो। अरे तुम्हें तो हमारे बाथरूम के पास हमारा बाथरूम साफ करने के लिए ना रखा जाए। तुम वो बेहुदा औरतें हैं। मैं आज इंडियन नेशनल मीडिया के लिए आई हूँ, जिसे मेरे पे जो केस करना है कर ले, क्योंकि हर एक चीज मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है। 1834 केस होते हैं 30 जनवरी को। इंडिया ने नहीं बताया कि हमें लॉकडाउन होने की जरूरत है। ये केस 18,000 क्रॉस कर सकते हैं, ये केस 18 लाख क्रॉस कर सकते हैं। मैं आप सबसे फिर कहती हूँ कि इस वीडियो को वायरल करो, और कोरोना वायरस से नहीं बचना है हमें। अभी इंडियन मीडिया से बचो, क्योंकि ये देश को कोरोना वायरस तो सर्वनाश नहीं करेगा। बिल्कुल कोरोना वायरस से हम नाश नहीं होंगे, लेकिन हम अगर हमारा सर्वनाश होगा तो इंडियन नेशनल मीडिया से होगा। केजरीवाल साहब, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपकी हर एक वो अदा पे फिदा हूँ कि आप गरीबों के लिए खड़े होते। अरे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे आप मौलाना पे फायर मत कीजिए, मेरे पे कीजिए। मैंने बुलाया था तबलीग के लोगों को, मैंने बुलाया था मरकज पे, मुझ पे केस कीजिए। अरे केजरीवाल साहब, आप देखिए तो सही कि ट्रंप आते हैं 24 फरवरी को, 19 फरवरी शायद या 12 फरवरी को राहुल गांधी हम सबको बताते हैं कोरोना वायरस आया है हिंदुस्तान में, और फिर भी लॉकडाउन नहीं। क्योंकि आपके भी तो चुनाव चल रहे थे ना केजरीवाल साहब। आप शाहीन बाग नहीं उठा सकते थे ना? अगर आप शाहीन बाग पे डंडे चलाते तो आप सीएम नहीं बनते थे ना केजरीवाल साहब। बात कड़वी है मेरे साहब, लेकिन सच्ची है। अगर आप शाहीन बाग उठा देते एनआरसी और सीएए के लिए, तो मुसलमान तो छोड़ो, दुनिया का जितना सिख समाज हमारे साथ खड़ा था शाहीन बाग के लिए, वो भी आपके पास वोट देने नहीं आता था ना। वोट की राजनीति की ना आपने सीएम साहब। केजरीवाल साहब, अलका लांबा जी माफ कीजिएगा, मैंने आपके खिलाफ एक पोस्ट डाला था कि अलका लांबा, तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम आज कांग्रेस में गई तो तुमने केजरीवाल को बी पार्टी कह दी, बीजेपी की समर्थन पार्टी कह दी। लेकिन नहीं, सॉरी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ नेशनल लोगों के सामने, मेरे पूरे हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पे जहां जहां मेरा वीडियो चलेगा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने आपको समझने में गलती कर दी थी अलका लांबा साहब, मैंने आपको समझने में गलती कर दी थी। अरे लोग ये समझो कि जिस दिन मीडिया बंद हुआ, नेशनल मीडिया, हम सब प्राइम मिनिस्टर के साथ हो जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी, अगर आप सच में हमारे देश का भला चाहते हैं, सच में, तो मैं आपसे कहती हूँ कि मीडिया पे सिर्फ ये दिखाया जाए कि कोरोना वायरस के केस कितने हुए और किसकी कितनी जानें गई और हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रिकॉशन कैसे रहनी चाहिए, और जो ट्रांसपोर्टेशन आप अवेलेबल नहीं कर पाए तो आप कि जो गरीब मजदूर चल के जा रहा है, जिसके लिए आपने नेशनल मीडिया पे माफी मांगी थी, आप लोगों से कहिए। और एक बात, प्रधानमंत्री जी, मैं एक राय दूंगी, आपको वो राय अगर पसंद आई तो आप मुझे वो राय पसंद करने के बाद एक बार, आपके पास मेरा ईमेल आईडी है, मैंने आपको 1000 बार ईमेल किया, मैं आपको वीडियो के जरिए ये बात कहना चाहती हूँ। आपने जो आउट ऑफ इंडिया से, कंट्री से जो पैसे आने के लिए रोका था, चाहे वो फंड किसी की तरफ से भी आए, आप एक ऐलान कर दीजिए। आज हमारी भारत की स्थिति बहुत खराब है, आज हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। हम छोटे छोटे चंदों में हमारा कोरोना वायरस से हमारा हिंदुस्तान नहीं जीत पाएगा। इंशाअल्लाह हम जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी एक एडवाइस है, अगर प्रधानमंत्री साहब अगर इस एडवाइस को समझते हैं आप, तो इंशाअल्लाह हम जीत लेंगे कोरोना वायरस से। आप सिर्फ एक बार फिर से रात के 8 बजे आप नेशनल मीडिया पे आइए और आप ये कह दीजिए कि जिसको भी ब्लैक लिस्टेड किया गया है, उसमें चाहे कोई भी हो, जितने भी मोदी हो, चाहे मालिया क्यों ना हो, चाहे जाकिर नायक क्यों ना हो,
चाहे जिसको भी ब्लैक लिस्ट किया गया है, आज हिंदुस्तान में अगर वो हमारी समर्थन में आते हैं और हमें चंदे के रूप में 200, 500, 1000 करोड़ कहीं से भी, देश के किसी भी कोने से अगर वो हमें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भेजते हैं पैसा, तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ये नहीं पूछेगी कि ये पैसा कहाँ से आया और किसने भेजा। बस ये पैसा हिंदुस्तान के बाहर जितने भी स्विस बैंक में है, जिसके पास भी, जिसकी जो मर्जी हो, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 मिलियन करोड़, आपसे मेरी ये निवेदन है नरेंद्र मोदी जी, इस बात को आपको नोट करनी होगी। भले मैं छोटी हूँ, मैं आपसे उम्र में, लेकिन ये बात बहुत बड़ी बोल रही हूँ। आपने जो हिंदुस्तान में पैसा आने की जो चीज़ रोकी है, उसको आप कुछ दिन के लिए गाइडलाइन से हटा दीजिए। आप हिंदुस्तान में पैसा आने दीजिए। हिंदुस्तान को आज पैसों की ज़रूरत है। कोई भी ब्लैक और कोई भी वाइट मनी नहीं होता। कुछ कैश लोग बिजनेस करते हैं और कुछ चेक पे। कैश पेमेंट पे वो बिजनेस करता है जो 1% और 2% पे करता है, यानी होलसेलर। जिसका माल हो वो 1% या 2% में कैश लेगा, अपना माल बेचेगा डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर 3 या 4 या 5% में माल बेचेगा, लेकिन कैश में। नरेंद्र मोदी साहब, आपने माल बेचा, मैंने आपसे 2% में खरीदा। मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने तीसरे को बेचा, जो मैं रिटेल में बेच रही हूँ। मेरे पास से आएंगे वो लोग 4 या 5% में माल लेके जाएंगे, लेकिन मेरे को कैश देंगे। वहां पे इसको व्हाइट मनी कहा जाएगा, इसको कोई भी ब्लैक मनी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैंने, आपने जो इनमें इन्वेस्ट किया था नरेंद्र मोदी साहब, उसका पैसा आपको रिटर्न्स जल्द चाहिए था। इसके लिए आपने 1 या 2% का प्रॉफिट रख के वो माल बेचा। उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूटर, जिसने आपसे माल खरीदा, रिटेल में बेचा, तो मैंने आपको कैश दिया। मैंने अपने कैश लाने के लिए उस पर 1% प्रॉफिट कमाया और मैंने ले लिया। अब रिटेल वाले चेक पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो उन लोगों को सुविधा मिलेगी। वो लोग क्रेडिट कार्ड वालों को माल बेचेंगे, जिसका प्रॉफिट होगा 25, 30, 35% और 40%। तो ये चीज़ है, ये शेड्यूल है। मैं मानती हूँ कुछ बंदों के पास ब्लैक मनी हो सकता है, इसकी इतनी मुझे हेरा फेरी नहीं मालूम। मेरे पास कोई कैलकुलेशन नहीं है। जो कैलकुलेशन है मैंने आपके सामने रख दी है। मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ, उड़ी उड़ी सी खबर, कि लोग आपको पैसा देना चाहते हैं, लेकिन डरते इसके लिए हैं कि नरेंद्र मोदी जी कहीं झांसे में लेकर उनको फिर से सेंट्रल बैंक से और सीबीआई, क्राइम ब्रांच जो भी है हमारी, उसको अंदर लपेटे में तो नहीं लेगी, उन पे केस तो नहीं होगा। जहाँ तक कि मेरी बुद्धि कहती है, मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी है ये बात। और आज मैं शपथ लेती हूँ कि मैं किसी भी चैनल को नहीं देखूंगी, और जो मेरा आज 4.3K इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप में से उम्मीद करती हूँ कि कम से कम 1000 लोग ये वादा करें कि आज से हम ऐसे नेशनल टीवी को नहीं देखेंगे, नेशनल चैनल को नहीं देखेंगे जो हम हिंदुस्तानियों को मार रहा है। हिंदुस्तान सबसे आगे जाएगा, लेकिन बिना नेशनल टीवी, बिना नेशनल टीवी। हम सोशल मीडिया को सक्सेस बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इस्लाम, और आपका भी हिंदुइज्म जो भी है आपका, वो भी जय है। हम सबको एक साथ कोरोना से लड़ना है, हम सबको एक साथ होकर चलना है। मीडिया वालों के घरों में कोरोना आएगा, कीड़े पड़ के मरोगे तुमने जो हिंदू मुसलमानों को खून के यहाँ पे तलवारें निकाल के कटवा के मारे हैं ना, देखना आप सब मीडिया वाले मरोगे, बेमौत मरोगे। सबसे पहले तुमको कोरोना लेके जाएगा। और ये मेरा वीडियो सेव करके रखना। जय हिंद, जय भारत।